हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सुनील चहल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने टीजीटी मैथमेटिक्स का एचटेट का पेपर शुरू किया हुआ है जो लास्ट ईयर हुआ था दिसंबर 2021 के अंदर। उसके अंदर हम मैथ वाला पोर्शन कर रहे थे जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस आते हैं जो सब्जेक्ट का आपका रहता है। उसमें से हम 24 क्वेश्चंस अभी तक 2 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखते हैं कितना कर पाएंगे। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। A side of a square plot, a side of a square plot is 150 meter. Is 150 meter. Inside the plot, क्या किया गया है? 3.5 मीटर वाइड पाथ is constructed. ठीक है, all around the sides, all around the sides। ठीक है, यानी कि एक आपके पास स्क्वायर प्लॉट है जिसकी साइड कितनी है? 150 मीटर लंबी। ठीक है, और एक साइड के अलोंग जो आपका स्क्वायर प्लॉट है उसके इन साइड में 3.5 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ है? पाथ बना हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? द एरिया ऑफ द पाथ इज, देन द एरिया ऑफ द पाथ इज। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट है 2100 स्क्वायर मीटर, सेकंड है आपके पास 2002 स्क्वायर मीटर, थर्ड है 2151 स्क्वायर मीटर, फोर्थ है 2051 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है? 150 मीटर लेंथ का एक स्क्वायर। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है? स्क्वायर है। ये भी 150 है, ये भी 150 है, ये भी 150 है और ये भी क्या है? 150। ठीक है, क्या किया गया है? 3.5 मीटर वाइड पाथ है इसके इनसाइड में और चारों साइड्स के अलोंग है। ठीक है, ऑल अराउंड द साइड्स। ठीक है, तो ये मान लिया मैंने। ये आपका पाथ है। ठीक है, ये जो है 3.5 मीटर है। ठीक है, ये भी क्या है? 3.5 मीटर है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये भी कितनी है? 3.5 मीटर है और ये इतनी है जो, ये भी क्या है? 3.5 मीटर। ठीक है, आपको इस पाथ का एरिया बताना है तो क्या करना होगा? या तो ये कर लो कि इसका कंप्लीट स्क्वायर का एरिया निकाल लो। ठीक है, और माइनस में ये बीच वाला स्क्वायर है इसका एरिया अगर घटा दूं क्या आ जाएगा? इस पाथ का एरिया बचेगा। ठीक है, कंप्लीट की साइड कितनी है? 150। ठीक है, यहाँ से इसकी अगर साइड देखूँ तो 3.5 इधर से कट गया, 3.5 इधर से कट गया, यानी कि 7 कट गया। ठीक है, तो इसकी ये लेंथ कितनी बच गई? 143 बच गई ना। अगर 150 में से 7 घटा दूंगा तो ये लेंथ कितनी बचेगी? 143। ठीक है, अगर इस साइड देखूं, ये वाली लेंथ अगर देखना चाहूँ तो ये पूरी कितनी थी? 150। 3.5 इस साइड से कट गया, 3.5 इस साइड से कट गया, ये भी कितनी बच गई? 143। यही बच गई ना। ठीक है, तो इस अंदर वाले का एरिया कितना होगा? 143 का स्क्वायर और बाहर वाले का कितना होगा? 150 का स्क्वायर। तो 150 का स्क्वायर माइनस 143 का स्क्वायर आप क्या कर दो? घटा दो इसमें से छोटे का, आपके पास इस पाथ का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो करो इनका स्क्वायर करो। 143 इंटू 143। ठीक है, 3 पे 9 और 3 चौके 12, 4 3 12, 4 चौके 16, 17, 4 एकम 4, 5, 143 क्या आएगा? 9 4 7 14, 5 4 9 10 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास 20 449। अगर इसका स्क्वायर करूँगा 150 का तो क्या आएगा? 15 का स्क्वायर 225 और 2 जीरो बाद में, यानी कि 225। ये इसमें से ये घटाना है 20 449। ठीक है, 10 में से 9 गए 1, यहाँ क्या बच गए? 9 में से 4 गए 5। ठीक है, लास्ट में 51 इन दो में है। ठीक है,
फिर क्या आएगा, 4 में से 4 गए 0, यहाँ पर 1 है तो आपका क्या हो गया, फोर्थ बच गया। ठीक है, यहाँ पर वैसे भी 2 में से 0 जाएगी, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यानी कि आपके पास 2051 क्या है, राइट आंसर। ठीक है, एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि ये यहाँ से मिला दो। ठीक है, ये इतनी क्या बनेगी, एक रेक्टेंगल बनेगी ना, जिसकी ब्रेथ कितनी है 3.5 और लेंथ कितनी है 150। यहाँ पर नीचे वाले में भी इतना ही होगा कि ब्रेथ कितनी होगी 3.5 और लेंथ कितनी होगी आपके पास 150। ठीक है, तो 2 टाइम्स ये पाथ 2 बार है ना, 2 टाइम्स क्या होगा आपके पास, लेंथ कितनी है 150 और ब्रेथ कितनी है 3.5 इंटू 3.5, इसको क्या लिख सकता हूँ 35/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि एक तो ये हो गया, ये इतना ही पाथ और इतना पाथ, इन दोनों का एरिया कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, फिर क्या बच गया, एक ये इतना पोर्शन बच गया और इधर भी इतना ही पोर्शन बच गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये कितना बच गया 3.5 इधर से गया, 3.5 इधर से गया, ये कितनी लेंथ बच गई 143। ठीक है, ये बच गई 143। ठीक है, और ब्रेथ कितनी है 3.5। ठीक है, इतना ही उधर है, तो ये भी क्या होगा 2 टाइम्स 143 इंटू 35/10। ठीक है, ये हो गया 2 से 5, 5 से 7। ठीक है, यहाँ पर भी 2 से 5, 5 से 7, 7 की 15 से करूँगा तो 15 सत्ते 105, यानी कि 10/50 तो ये आ गया। यहाँ से क्या होगा 7 की 3 से 7 के 21, 7 चौक 28 और 2 30 और 7 एकम 7 और 3 10। ठीक है, ये आ गया 1502। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों से आसानी से कर सकते हैं, या तो ये कर लो कंप्लीट स्क्वायर में से जो बीच वाला स्क्वायर है उसका एरिया घटा देंगे तो भी पाथ बचेगा, या फिर इन सभी पाथ्स का अलग अलग आप एरिया निकाल सकते हो। आपको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, रेक्टेंगल बनेंगे, रेक्टेंगुलर शेप होगी इनकी, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेकंड, द प्रोबेबिलिटी that in a family of 3 children there will be at least one boy। ठीक है, आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि किसी फैमिली में 3 बच्चे हैं, उनमें से कम एक लड़का हो, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी। ठीक है, ऑप्शन हैं आपके पास 1/2, सेकंड है 1/8, थर्ड है 3/4 एंड फोर्थ है 7/8। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि एटलीस्ट 1 बॉय, 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो अगर मैं वो 1 माइनस वो प्रोबेबिलिटी कर दूं कि एक भी लड़का ना हो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एटलीस्ट 1 बॉय की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ना। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 1 बॉय अगर एक इवेंट मानता हूं तो इसकी जो कंप्लीमेंट्री इवेंट है वो क्या होगी, एक भी बॉय ना हो। ठीक है, तो 1 माइनस अगर किसी भी इवेंट की कंप्लीमेंट्री इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी घटा दें तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि अगर ई इवेंट में क्या मान रहा हूं कि देयर इज एटलीस्ट 1 बॉय। ठीक है, तो ई कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या होगा, देयर इज नो बॉय। ठीक है, और अगर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट ये कर दूं तो ये किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इक्वल। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए ना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो आ जाएगा 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके इक्वल आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ई कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा कि एक भी लड़का ना हो, तो तीनों की तीनों क्या होंगी, लड़कियां होंगी। ठीक है, तीनों की तीनों लड़कियां होंगी, 2 ही केस होंगे, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों की 1/2। ठीक है, और तीनों लड़कियां हैं तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, यानी कि क्या होगा 1 माइनस 1/8 इज इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि जहाँ पर ई क्या था, देयर इज एटलीस्ट 1 बॉय इन द फैमिली। ठीक है, तो ये क्या आएगी प्रोबेबिलिटी आपके पास 7/8। ठीक है, ये सिमिलर केस है किसका,
कि एक सिक्के को अगर 3 बार उछालें तो उसमें एटलीस्ट 1 ऐड आए, ठीक है। अगर ऐड को बॉय लिख दूं और टेल को क्या लिख दूं, गर लिख दूं, या टेल को बॉय लिख दूं, ऐड को क्या लिख दूं, गर लिख दूं, ठीक है, तो वही केस रहेगा। यानी कि आपके पास 2 इवेंट हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों में से एक ही होगा एक टाइम पे, ठीक है। और कितने केस हैं, कितनी बार आपने ट्रायल लिया है, 3 बार, ठीक है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो कि क्या है, देयर इज एटलीस्ट 1 बॉय इन द फैमिली, ठीक है। ये आएगी 7/8। थर्ड आपके पास द मेजर ऑफ दैट एंगल विच इज द मेजर ऑफ दैट एंगल विच इज 4 times its सप्लीमेंट। ठीक है, आपको क्या बताना है कि उस एंगल का माप कितना होगा जो अपने सप्लीमेंट का 4 गुना है, ठीक है। सप्लीमेंट क्या होगा, 2 एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि फर्स्ट आपके पास क्या है ऑप्शन 36 डिग्री, सेकंड आपके पास क्या है 144 डिग्री, थर्ड आपके पास क्या है 155 डिग्री, फोर्थ आपके पास क्या है 180 डिग्री, ठीक है। अगर आपके पास 2 एंगल हैं, दोनों का सम आपको क्या दिया हुआ है 180, सप्लीमेंट्री है, ठीक है। मान लिया एक एंगल x है एक y है, ठीक है। x + y आपके पास कितना है 180 डिग्री, ठीक है। और क्या कहा गया है कि जो एक एंगल है वो किस एंगल का आपको माप बताना है, वो एंगल जो अपने सप्लीमेंट का 4 गुना है, ठीक है। मान लेते हैं x बड़ा है तो x क्या होगा, x = 4 times ऑफ y होगा, ठीक है। यही होगा ना, क्योंकि x का सप्लीमेंट क्या है यहाँ पर y है। और अगर x को मैं वो एंगल मान रहा हूँ जो अपने सप्लीमेंट का 4 गुना है, तो क्या वैल्यू आएगी x की, x = 4y, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 4y, x की जगह यहाँ पर 4y रख दूँ तो 4y + y क्या होगा 5y = क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। y किसके इक्वल होगा, 180 को अगर 5 से डिवाइड करूँ क्या आएगा, 5 × 15 5 × 30, ठीक है, 36 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है, y की, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x की, जो 4 गुना है एंगल अपने सप्लीमेंट का, उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसकी y की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो 36 गुना में 4, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास x की, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 × 4 = 24, 4 लास्ट में, सेकंड में है 144, तो यही आपका क्या हो जाएगा एंगल 144 डिग्री, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 36 है, 180 में से 36 घटा दें तो क्या बचेगा 144, वो भी आपका क्या आएगा, यही एंगल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके पास, मोड को ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, सेकंड मीन को नहीं कर सकते, थर्ड है मीडियन को नहीं कर सकते, फोर्थ आपके पास नन ऑफ दीज, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके पास। मोड क्या होता है, अगर किसी डाटा का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मोड क्या होगा, उसमें जो उस ग्राफ की हाईएस्ट पीक वैल्यू होगी वही किसको डिनोट करेगी, मोड को। तो मोड को तो हम ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा मीडियन को भी हम क्या कर सकते हैं, अगर इंक्रीजिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्रीजिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को ग्राफ बनाऊं तो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होता है आपके पास मीडियन होता है, ठीक है। तो मीडियन को भी हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ से ग्राफिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जो आपका मीन है उसे आप ग्राफिकल मेथड से लोकेट नहीं कर सकते, तो यही आपका क्या है राइट आंसर, ठीक है। मीन ग्राफिकल मेथड से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है A and B can do a piece of work. A and B can do a piece of work in 12 days. In 12 days. ठीक है, A और B कितने दिन में काम कर सकते हैं एक काम को? 12 दिन में. ठीक है. B and C can do in 15 डेज. ठीक है. बी और सी मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 15 दिन में. ठीक है. सी एंड ए कैन डू इन 20 डेज. डू इन 20 डेज. ठीक है. हाउ मैनी डेज ए अलोन विल फिनिश द वर्क. ठीक है. इन हाउ मैनी डेज विल ए अलोन will finish the work. ठीक है, ये बताना है आपको. ऑप्शंस हैं 30 डेज, 20 डेज, 60 डेज, 40 डेज. ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर देते हैं? 12 दिन में. बी और सी मिलकर कितने दिन में कर देते हैं? 15 दिन में. और सी और ए मिलकर करें तो कितने दिन में कर देते हैं? 20 दिन में. ठीक है. तो टोटल काम कितना मानते हैं? टोटल काम हम वो मानते हैं जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए. ठीक है. और इन तीनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? कोई भी 3 नंबर्स हैं आपके पास, उन तीनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है? उनका एलसीएम. ठीक है. उससे बड़ा भी ले सकते हैं पर छोटी से छोटी लेने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो 12, 15 और अगर 20 का एलसीएम लूंगा तो वो क्या आएगा हमारे पास? 60 आएगा. ठीक है. तो टोटल काम को मैं क्या मान लेता हूँ? 60 यूनिट. ठीक है. तो ए और बी दोनों मिलकर अगर 12 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 60 को 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 12 पंजे 60, 5 यूनिट. ठीक है. तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा? 5 यूनिट. ठीक है. बी प्लस सी का कितना होगा? बी प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में. 15 तो का 60 यानी कि 4 यूनिट. ठीक है. और सी प्लस ए ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? सी प्लस ए दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं. तो 20 या 60 ये कितना करेंगे? 3 यूनिट. ठीक है. अगर इन सबको जोड़ दूं तो क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है. इसके इक्वल आएगा 12 यूनिट. 5 और 4 3, वो 5 और 4 9 और 9 और 3 12. ठीक है. तो सभी के सभी ए प्लस बी प्लस सी का डबल कर दूं तो ये सभी मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे एक दिन में? 12. ठीक है. और दोनों साइड 2 है तो 2 से डिवाइड कर दूं. ठीक है. तो इस साइड कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा. ठीक है. तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 यूनिट. हमें किसका काम निकालना है? ए का काम निकालना है. ठीक है. तो बी प्लस हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा है. बी प्लस सी का कितना काम है एक दिन का? 4 यूनिट. ठीक है. तो यहाँ से बी प्लस सी का काम घटा दो. ठीक है. ए का काम कितना बचेगा? 2 यूनिट बच गया ना. 6 में से अगर 4 यूनिट घटा दी तो कितना काम बच गया? ए का 2 यूनिट. यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट. टोटल काम हमारे पास कितना है? 60 यूनिट. ठीक है. तो 2 से अगर इसे डिवाइड करूँ तो कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में. एक दिन में अगर 2 यूनिट कर रहा है तो 60 यूनिट कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा. ऑप्शन नंबर 1. ठीक है. यही आपका क्या था? राइट आंसर. नेक्स्ट आपके पास द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल. द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल that can be inscribed in a semicircle whose radius is r सेंटीमीटर. ठीक है. एक सेमी सर्कल जिसकी रेडियस r सेंटीमीटर है उसके अंदर एक ट्रायंगल को इंस्क्राइब करना है. ठीक है. उसके अंदर एक ट्रायंगल है यानी कि, और वो सबसे लार्जेस्ट ट्रायंगल का एरिया आपके पास कितना होगा उस केस में वो आपको बताना है. फर्स्ट आपके पास 2r सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. सेकंड है कि r स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. थर्ड है
2r² सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फोर्थ है r² / 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आपके पास। एक सेमी सर्कल बना लिया, ये क्या है, एक सेमी सर्कल, ठीक है, हाफ सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है r, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके अंदर एक ट्रायंगल इंस्क्राइब करनी है, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल ये ले लूँ तो क्या ये लार्जेस्ट ट्रायंगल है? नहीं है ना, इससे बड़ी भी हो सकती है ना, और बड़ी लेंथ हो सकती है और ऊपर तक जा सकती है। तो लार्जेस्ट ट्रायंगल कब बनेगी? जब उसका बेस क्या बन जाएगा, इसका जो डायमीटर है सर्कल का वही क्या बन जाएगा, इस ट्रायंगल का बेस, ठीक है। तो ये आपके पास ये क्या बन गई, ट्रायंगल, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा अब आपके पास, ये क्या है आपके पास, r डिस्टेंस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है, सेंटर से, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो वो क्या होगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो अब इसका एरिया क्या होगा हमारे पास, बेस की वैल्यू कितनी होगी, r ये कितना हो गया, 2r, ठीक है। और यहाँ से ये सेंटर है और ये क्या है, सर्कल का बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है। सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पॉइंट को अगर ज्वाइन करूंगा तो वो किसके इक्वल होता है, रेडियस के इक्वल होता है ना सर्कल की, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी आई हमारी, ये रेडियस के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये आपका बेस ये हो गया ट्रायंगल का, और इसकी हाइट कितनी होगी, r होगी, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, यानी कि 1/2 बेस ये था, हाइट ये थी, ठीक है। 2 से 2 कैंसल, एरिया कितना आ गया, r², ठीक है। तो r² सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। नेक्स्ट है, if the diagonal of a rhombus are, if the diagonal of a rhombus are 24 centimeter and 10 centimeter, 24 centimeter and 10 centimeter, ठीक है, then the perimeter of the rhombus, then the perimeter of the rhombus is, आपको पेरीमीटर बताना है, दोनों डायगोनल दिए हुए हैं रंबस के, ठीक है। रंबस क्या होती है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, ऐसी क्वाड्रिलेटरल, और जिसके जो डायगोनल हैं वो क्या करें, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करें एक दूसरे को, ठीक है। ये अगर आपको क्या दिया हुआ है, एक 24 है एक 10 है, ठीक है, बड़े वाला 24 है, ठीक है, और ये क्या करेंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि ये सभी एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के। रंबस की क्या प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, और जो उसकी साइड्स हैं वो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, और सभी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी क्या होगी, ए होगी, ठीक है। आपको पेरीमीटर बताना है, यानी कि इन चारों का सम, यानी कि 4a की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, 4a की वैल्यू बतानी है। इन दोनों की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 24। अगर हाफ में ये जो दूसरा डायगोनल है इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब दोनों साइड कितना बचेगा, 12 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, ठीक है। और ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये कंप्लीट कितना था, 10, तो ये कितना हो गया, 5, ये कितना हो गया, 5, ठीक है। अब अगर इस ट्रायंगल को देखूं, ये अगर O पॉइंट मान लिया, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ठीक है। तो AOB ट्रायंगल के अंदर ये क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, 12 का स्क्वायर, ए की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो ये क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस, ठीक है। यानी कि आपको दो साइड्स दी हुई है और हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए की वैल्यू निकालनी है ना, वहीं से आएगा आपका पास पैरामीटर, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, ठीक है। ये क्या आएगा, 144 प्लस 25 करूँगा तो क्या आएगा, 169, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर के इक्वल, यानी कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए की, ए किसके इक्वल होगा, 169 का रूट, ये किसके इक्वल होगा, 13 के इक्वल, ठीक है। क्योंकि 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 169, इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 13, ठीक है। यानी कि ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 13, यहाँ पुट कर दो, 13 चौके 52, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ द रंबस, ठीक है। ऑप्शन हैं आपके पास, फर्स्ट है 48, सेकंड है 52, थर्ड है आपके पास 56 और फोर्थ है 60, ठीक है। तो आपका जो सेकंड वाला था यही क्या है, राइट। नेक्स्ट है द लीस्ट नंबर
द लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, द लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स 14, 17, 34, 14, 17, 34 एंड 42, ठीक है। सो दैट द रिमाइंडर्स में बी प्रोपोर्शनल, ठीक है। आपको क्या बताना है, वो सबसे छोटा नंबर बताना है जो अगर इन चारों में से घटा दूं तो ये नंबर्स कैसे हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। यानी कि 14 में से मान लो सब में से x घटा दिया, यानी कि 14 माइनस एक्स डिवाइड बाई 17 माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 34 माइनस एक्स डिवाइड बाई 42 माइनस एक्स। एक्स की वो सबसे छोटी वैल्यू बतानी है जो जिसके बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट है 2 है, सेकंड है आपके पास 3 है, और थर्ड है आपके पास 5th है, फोर्थ है आपके पास 7, ठीक है। तो ये 4 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इन चारों में से वो सबसे छोटी वैल्यू बतानी है आपको x की, कि इस इक्वेशन के अंदर अगर x की वो वैल्यू पुट कर दूं तो ये क्या हो जाए आपके पास, प्रोपोर्शनल हो जाए, ठीक है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर सोल्व करेंगे तो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा। क्या करना है, एक एक वैल्यू पुट करके देख लो। अगर x की जगह 2 पुट करूँ क्या आएगा, 14 माइनस 2 क्या आएगा 12, 17 माइनस 2 करूँगा तो क्या आएगा 15, किसके इक्वल आएगा, 34 माइनस 2 किया तो क्या होगा 32, डिवाइड बाई 42 माइनस 2 किया तो क्या आ गया 40, ठीक है। कैंसिल करो, 3 से कैंसिल, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ये क्या आ गया 4/5, ये किस पे कैंसिल होगा 8 से, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ठीक है। दोनों साइड क्या आ गया 4/5, 4/5 आ गया ना, ठीक है। तो x की यही वैल्यू क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। ये सबसे छोटी वैल्यू भी है, इनमें से और कोई 2 से छोटा तो नहीं है ना, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। अगर मान लो ये वैल्यू नहीं आती, ठीक है, 3 पुट करके देखेंगे तो ये क्या आएगा, प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। 3 पुट किया तो यहाँ पर क्या आएगा 11, यहाँ पर 3 करूँगा तो क्या आएगा 11/14, ठीक है। उधर 3 पुट करूँगा तो क्या आएगा 31 और इधर 39, ठीक है। तो ये आपस में कुछ भी प्रोपोर्शनल नहीं है इनका, ठीक है। ये दोनों कट नहीं रहे, ठीक है, ये 11/14 ही है, ये दोनों भी कैंसिल नहीं होंगे, दोनों क्या हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 5 करोगे तो भी नहीं आएगा, 7 करोगे तो भी नहीं आएगा। अगर आ भी जाएगा इनमें से, मान लो 5 पे भी ये आ गया, तो इसमें पूछा क्या गया है कि x की वो सबसे छोटी वैल्यू आपको बतानी है जिस पे ये कंडीशन आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई। तो छोटी वैल्यू फिर भी 2 ही रहेगी, ठीक है। तो आपका आंसर यही रहेगा। हो सकता है कि इनमें से किसी और पे भी ये आपके प्रोपोर्शनल बन जाएं, लेकिन आपको कौन सी वैल्यू बतानी है जो सबसे छोटी है। सबसे छोटी यहाँ पर क्या है 2 ही है, ठीक है। नेक्स्ट है द सम ऑफ द रिमाइंडर्स, द सम ऑफ द रिमाइंडर्स obtained when 2x³ प्लस p+2 x प्लस p-2, ठीक है। ये एक पोलिनोमियल है x के अंदर, ठीक है। इज डिवाइडेड बाई x-2 एंड x+1, ठीक है, इज 0, ठीक है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द रिमाइंडर्स obtained when this polynomial is divided by x-2 एंड x+1, यानी कि x-2 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा प्लस में x+1 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, उन दोनों रिमाइंडर्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो आपके पास क्या आने वाला है 0 आने वाला है, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, p की वैल्यू बतानी है। देन p क्या होगा आपके पास, ठीक है। ऑप्शंस हैं 3 होगा p की वैल्यू, सेकंड है आपके पास -2 होगी, थर्ड है कि -4 होगी, और फोर्थ है 6 वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह से करना है।
x माइनस टू एक्स प्लस वन। कोई भी अगर आपको पोलिनोमियल दी हुई है उसे किसी लीनियर फैक्टर से अगर डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आता है, x माइनस टू इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है। इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर दो, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रिमाइंडर ही आएगा अगर इस पोलिनोमियल को x माइनस टू से डिवाइड करूँ तो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x माइनस टू को इक्वल टू 0 पुट किया, यानी कि x की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, किसके अंदर, इस पोलिनोमियल के अंदर। यहाँ पर 2 पुट करो, क्या आएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8 इंटू 2 16, ठीक है, यानी कि 16 प्लस में p प्लस 2 एज इट इज है, ठीक है। x की जगह 2 पुट करना है, इंटू 2 हो गया, प्लस में p माइनस टू एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर आ गया इस पे जब x माइनस टू से डिवाइड किया तब, ठीक है। प्लस में आपके पास एक और कंडीशन थी कि x प्लस वन का जो रिमाइंडर है वो भी ऐड करना है, और वो दोनों रिमाइंडर्स का सम किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। x प्लस वन का रिमाइंडर कब मिलेगा, अगर x प्लस वन को इक्वल टू 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी -1, यानी कि इक्वेशन के अंदर पोलिनोमियल के अंदर हमें क्या करना है, x की जगह -1 पुट करना है, ठीक है। x की जगह यहाँ पर -1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, -1 का क्यूब करूँगा -1, 2 से मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा -2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x की जगह -1 पुट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, साइन नेगेटिव, माइनस ऑफ p प्लस 2 था, माइनस का p होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये एज इट इज है, x का कोई रोल नहीं है इसमें, यानी कि प्लस का p और माइनस का 2, ठीक है। ये आ गया कंप्लीट, किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। दोनों रिमाइंडर का सम क्या था 0, ठीक है। यहाँ से माइनस p से प्लस p कैंसिल कर सकता हूँ, क्या बच गया, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, यानी कि माइनस का 6, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 6। यहाँ पर क्या है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा, 2p प्लस में 2 की इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 4, प्लस में एक p ये है तो 3p लिख देता हूँ, ठीक है। 3p प्लस 4 माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 16 भी है, ठीक है, और माइनस का ये 6 है। ये कंप्लीट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 16 प्लस का है, 6 माइनस का है, प्लस के 10 बच गए, ठीक है। 4 प्लस का है, 2 माइनस का है, प्लस के 2 बच गए, ठीक है। यानी कि प्लस का 10 और प्लस का 2 12 हो गया ना, ठीक है। इनको उस साइड ले गया, इधर प्लस के हैं, उस साइड जाके क्या होंगे, इक्वल के राइट साइड में जाएंगे, क्या जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। यानी कि 3p की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस का 12 के इक्वल, ठीक है। अगर इन सबको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 12 उस साइड लेकर गया तो क्या आ गया, माइनस का 12, ठीक है। p की वैल्यू चाहिए, p किसके इक्वल आ गया, 3 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, -4 आ गया, ठीक है। p की वैल्यू क्या आएगी, -4, जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्या है, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 36, क्या है, मोड और मीडियन का डिफरेंस जो है वो क्या है, 36 है। then the difference of median and mean, ठीक है। ये आपको बताना है, मोड और मीडियन का डिफरेंस दिया हुआ है, मीडियन और मीन का डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं 12 होगा, सेकंड है 18 होगा, थर्ड है 16 होगा, फोर्थ है 22 होगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक फार्मूला होता है मोड निकालने का, मोड किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है। मोड इसके इक्वल होता है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, मोड और मीडियन का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि मोड माइनस मीडियन दिया हुआ है आपको, ठीक है। वो क्या है 36, ठीक है। यहाँ पर 3 मीडियन की जगह क्या लिख सकता हूँ, मीडियन प्लस 2 मीडियन और माइनस का 2 मीन एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मोड, इस मीडियन को इस साइड लेकर आऊँ तो क्या आएगा, मोड माइनस मीडियन किसके इक्वल आ गया, 2 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया, मीडियन माइनस मीन, ठीक है। ये आ गया, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, क्या है 36, यहाँ पर 36 आ गया, इधर क्या है 2 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, मीडियन माइनस मीन, ठीक है। आपको इसी की वैल्यू निकालनी है ना, मीडियन एंड मीन का डिफरेंस बताना है। ये क्या है, मीडियन और मीन का डिफरेंस ही है, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू चाहिए, दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड कर दूं
तो इधर 2 कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा 18, ठीक है। तो मीडियन माइनस मीन की वैल्यू क्या आएगी 18, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है सेकंड, ठीक है। तो डिफरेंस बताना था आपको मीन और मीडियन का, वो क्या आ गया 18। ये फार्मूला याद रखना है कि मोड किसके इक्वल होगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। या फिर सीधा ये याद रख सकते हैं कि मोड माइनस मीडियन, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं सीधा, दोनों सेम ही बात है। इलेवेंथ, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, क्या होगा आपके पास डाटा दिया हुआ है क्लास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 4, 5, 7, 12, 7, 5, ठीक है। ये दी हुई है आपको फ्रीक्वेंसी। आपके पास फार्मूला क्या होता है किसी भी ग्रुप्ड डाटा का मीन निकालने के लिए, ठीक है। समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समीशन एफ आई, ठीक है। जहाँ पर एफ आई क्या हैं ये हैं और एक्स आई क्या होगा, ये जो क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं इनकी जो मिड वैल्यूज़ हैं वो, ठीक है। इसकी मिड वैल्यूज क्या है, मिड वैल्यू क्या आएगी एक्स आई आपके पास क्या होंगे 2 होगा, ठीक है। 5 5 का डिफरेंस है, 5 5 ऐड करते जाओ, 5 ऐड करूँगा 2 में क्या आएगा 7, 7 और 5 12, 17, 22, 27, ठीक है। ये आपकी क्या आएगी मिड वैल्यूज आएगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, समीशन एफ आई एक्स आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई एफ आई एक्स आई किसके इक्वल होगा 4 दूनी 8, 7 की 5 करूँगा तो 7 की 5 की 35, 12 की 7 की करेंगे तो 84, 12 7 84 और 12 एकम 12 और 8 20, ठीक है। और 7 की 22 की करेंगे तो 22 7 154 और 5 की 27 से करूँगा तो 7 5 35 और 7 दूनी 14 और 3 17, ठीक है। 35 14 और 3 17, ठीक है। ये आ गया आपके पास 5 7 35, 3 5 दूनी 10, सॉरी 5 की करनी थी, 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक है। 135 ये आएगी, ठीक है। आपको क्या चाहिए समीशन एफ आई एक्स आई, यानी कि इन सब का सम चाहिए, ठीक है। इन सब का सम करूँगा तो क्या आएगा 8 5 13 और 4 17 और 4 21 और 4 25 और 5 30, ठीक है। हासिल आ गई 3, ठीक है। तो 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19 और 3 22, ठीक है। हासिल कितनी आ गई 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। टोटल कितना हो गया 620, ठीक है। और क्या चाहिए समीशन एफ आई, इन सब का जोड़, ठीक है। 5 और 4 9, 9 और 7 16 और 12 28 और 7 35 और 5 40, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया 40। आपको क्या निकलना है मीन, मीन किसके इक्वल होगा एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समीशन एफ आई, ठीक है। समीशन एफ आई एक्स आई ये है, समीशन एफ आई ये है, दोनों को डिवाइड करूँगा तो क्या है 620 डिवाइड बाई 40, ठीक है। 0 से 0, 4 से कैंसिल करूँगा 4 एकम 4, 2 बच गए 22, 4 पंजे 20, फिर से 2 बच गए 15.2 आ गया आपके पास मीन, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास क्या हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 14, सेकंड है आपके पास 15, थर्ड है आपके पास 16 और फोर्थ है आपके पास 18, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मीन आपके पास क्या आया हुआ है 15.2 आया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन 15.2 नहीं है, तो 15.2 के जो भी सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है वही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो आपका 15 सबसे क्लोज वैल्यू है 15.2 के, यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। तो मीन इसमें क्या आएगा आपके पास जो HSSC ने दिया हुआ था उसमें है 15, ठीक है। एक्चुअल मीन आपके पास क्या आने वाला है 15.2, ठीक है। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल
ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल्स टू 66 डिग्री, ठीक है। द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी intersect at O. The measure of the MEA, measure of एंगल BOC, ठीक है। इज आपको इस एंगल की मेजर बतानी है, किसके इक्वल होगी। ऑप्शंस हैं 57 डिग्री, सेकंड है 114 डिग्री, थर्ड है 123 डिग्री और फोर्थ है 130 डिग्री, ठीक है। आपको ट्रायंगल लेनी है ए बी सी। ये मान लिया मैंने ए बी सी, ये आपकी ट्रायंगल है। ये एंगल क्या दिया हुआ है 66 डिग्री, ठीक है। और जो ये एंगल बी का बाइसेक्टर है ये, और जो एंगल सी का बाइसेक्टर है ये दोनों आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट के ऊपर, ठीक है। आपको इस एंगल की मेजर बतानी है, एंगल बी ओ सी कितना होगा, ठीक है। आपको सिर्फ ए एंगल की वैल्यू दी हुई, ठीक है। तो क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू दी हुई है 66 डिग्री, उसको इस साइड लेगा, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा 180 माइनस 66 डिग्री किसके इक्वल आएगा 180 में 60 घटाया तो 120, 6 और घटा दिया तो 114, ठीक है। तो 114 डिग्री आपका क्या आ गया एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। अब ये सेकंड ट्रायंगल हो, ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। इसके भी तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री ही होगा ना, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर एंगल क्या है, ये क्या है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, बी का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये जो एंगल है इतना और ये जो एंगल इतना है, ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं। ऐसे ही ये जो साइड है, ये जो लेंथ है इस साइड है इस ट्रायंगल की बी ओ सी की, जो ओ सी है वो क्या कर रही है एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स भी क्या आपस में सेम है, ठीक है। यानी कि जो ये इतना एंगल है अंदर वाला, इसको क्या लिख सकता हूँ एंगल C/2 लिख सकता हूँ ना, और इसको क्या लिख सकता हूँ एंगल B/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इस ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल है इसको क्या लिख दिया एंगल B/2, ठीक है, क्योंकि ये लाइन क्या है बाइसेक्टरी है एंगल बी को, ठीक है। प्लस में इस एंगल को क्या लिख दिया, जो ये नीचे वाला है ये भी क्या होगा एंगल C/2, ठीक है, क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। और प्लस में आपके पास क्या है, जो एंगल आपको निकालना है प्लस में एंगल BOC, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल के सभी इंटरनल एंगल्स का सम अगर निकाल ले तो वो क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है कि एंगल B प्लस एंगल C इसकी वैल्यू कितनी है 114 डिग्री, ठीक है। दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगी, अगर 114 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 2 5 10 2 से 14, ठीक है 57 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू है एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इसकी वैल्यू कितनी है 57 डिग्री, ठीक है। वो यहाँ पर पुट कर दें, 57 डिग्री यहाँ पर है, राइट साइड लेकर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि एंगल BOC किसके इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री, ठीक है। किसके इक्वल आएगा 10 में से 7 गए 3, ठीक है, 3 पे कोई एंगल खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड है 123 डिग्री आएगा, ठीक है। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सबके जो यूनिट डिजिट हैं अलग हैं, तो आपको यूनिट डिजिट भी पता चल गया तो आपका आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।